हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, हम आज पेपर लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, सबसे पहले सभी ट्रेडों को करवाएंगे। जैसा कि मैंने फिटर का करा दिया है, मैथ प्रीवियस करा दिया है, रीजनिंग करा दिया, जीके जीएस करा दिया है। तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का। इसमें पूरा पेपर देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन 1 से लेके 80 तक पूछे हैं। काफी मेहनत से इन वीडियो को मैंने कलेक्ट किया है, क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। तो सभी साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग डीआरडीओ कैप्टन 10 की तैयारी करना चाहते हो हमारे द्वारा, और कुछ दिनों में आपको 2-4 दिनों में हम आपको कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम डिजिटल बोर्ड पर क्लासें प्रोवाइड करेंगे बहुत ही जल्द आपके लिए। ठीक है, बस प्यार मोहब्बत आप लोग ऐसे ही बनाए रखना। और चैनल पर नए हैं तो सभी साथियों से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप डीआरडीओ कैप्टन की पल पल की अपडेट और वीडियो और आप कुछ भी चाहते हो मतलब डीआरडीओ संबंधित, क्योंकि ये पहले कम से कम 2-3 साल बाद तो ये वैकेंसी आई, तो इसकी तैयारी और बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ में जो इसकी बेल आइकन है घंटी, जब तक इसकी घंटी को ऑल पर प्रेस नहीं करोगे तब तक हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो घंटी को जरूर प्रेस करें, सभी साथियों से निवेदन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आता है तो आप साथ में कमेंट भी करना, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बिजली की आग के मामले में हमें इस्तेमाल करना होता है N2S, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर ऑक्साइड, या फिर क्लोरीन। किसका प्रयोग करते हैं? सभी साथी जल्दी से बताएंगे। अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह बोल रहा है HP स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में निम्न में से कौन सा जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर बेहतर स्टार्टिंग देगा? कौन सा स्टार्टर देगा? तो हमेशा याद रखना वो हमारा होता है DOL स्टार्टर। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका जरूर आंसर मालूम होगा सभी साथियों को। ठीक है, कौन सा हमारा बेस्ट मतलब स्टार्टर होता है? DOL। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन था ये, AC को खाली स्थान के द्वारा DC में रूपांतरित किया जाता है। यार सबको पता होगा जो हमारी AC होती है, AC को हम DC में किसके द्वारा रूपांतरित करते हैं? तो आप लोग बोलेंगे सर रेक्टिफायर के द्वारा रूपांतरित करते हैं। इज द राइट आंसर D। ठीक है, किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन यहां पर देख सकते हो, जो स्क्वायरल थ्रेड गेज उपयोग किया जाता है जब कब किया जाता है? तो आप बोलेंगे कि भारी भार शामिल हो। क्या हो जाएगा? भारी भार शामिल हो। ठीक है, इसलिए इसका C वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या था। एग्जाम में क्वेश्चन ये था, UJT के लिए निम्न में से कौन सा कथन है? तो UJT के निम्न में से कौन सा कथन है? तो वो हो जाएगा हमारा VBB को 0 तक घटाने और UJT को ऑफ किया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है। तो इसका C आंसर सही हो जाएगा, C आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी कि जो रूपांतरित अनुपात होता है खाली स्थान के द्वारा निरूपित किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 11/12, यानी कि हम कह सकते हैं सॉरी I1/I2 के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर 6 का, 1 मिनट क्या बोला? अच्छा हाँ, सॉरी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। देखो, N2/N1 के द्वारा भी कर सकते हैं, V2/V1 के द्वारा भी कर सकते हैं, I1/I2 के, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। D आंसर इसका सही होगा। क्षमा चाहता हूं सभी साथियों से, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? देखो, हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा किस पर? आप बोलेंगे जो हमारी दक्षिण, यानी कि जो नीचे की तरफ होगी ना, दक्षिण हस्त नियम और दक्षिण हस्त कॉर्क स्क्रू नियम, दोनों के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? C आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 80 है तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अगर आपको तैयारी करनी है डीएमआरसी वो डीआरडीओ तो चाहे 1 घंटे की हो, चाहे वो आधा घंटे की, चाहे 2 घंटे पढ़ना तो पड़ेगा, सीधी सी बात। अगर आप सोचते हो कि सिलेक्शन ऐसे हो जाए तो भाई साहब एडमिट का वो फॉर्म भर देना, घर पे बैठे रहना, ठीक है। चलिए मेहनत आप लोगों को हमारे साथ करनी पड़ेगी। जब हम इतनी मेहनत से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप लोग भी मेहनत कर सकते हो। उच्च आवृत्ति परपथ के लिए कौन से संधारित्र यानी कि हम कह सकते हैं कैपेसिटर या आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को पसंद किया जाता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अभ्रक, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ चुके होंगे मेरी बातों को। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन बोला है एक चुंबक किन्हें आकर्षित करती है, मतलब वो अपने उस किसको अट्रैक्ट करती है, किसको अपनी ओर खींचती है, उसने ये बोला है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा निकेल कोबाल्ट इस्पात इज द राइट आंसर, डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी साथी डी आंसर सही लगाएंगे। आपको आता है तो कमेंट करते चलना है, ठीक है। चलिए साथ में कमेंट भी करते चलना है। चलिए पूरी तरह से चार्ज जो हमारी पूरी तरह से चार्ज जो बैटरी होती है उसका हाइड्रोमीटर का पाठ्यांक होना चाहिए, कितना होना चाहिए हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रीशियन में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बात आपके सर ने जरूर बताई होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1280 नंबर होना चाहिए। 1280 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एनर्जी मोटर क्या है? जो हमारी एनर्जी मीटर होती है उसका मोटर क्या है? तो हमेशा याद रखना वो होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। 11 का बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आज तक किसी एग्जाम में पूछा गया। सभी एग्जाम चाहे वो यूपीपीसीएल ले लो, चाहे वो डीएमआरसी ले लो, चाहे वो कोई सी मेट्रिक एग्जाम ले लो, चाहे वो टेक्नीशियन लोको पायलट तक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? हमेशा याद रखना श्रेणी क्रम में पूछा जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर आर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इनमें देखो, इसमें जल का प्रयोग केवल ठंडा करने के उद्देश्य के लिए किया जाता है। जल का प्रयोग ठंडा करने के उद्देश्य के लिए सिर्फ और सिर्फ हम किस में करते हैं? हम डीजल शक्ति संयंत्र में करते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर भी 13 का डी आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो डबल सर्किट प्रेक्षण लाइन में जो हमारी डबल प्रेक्षण लाइन होती है, हमेशा याद रखना कि क्या होता है। देखो उसमें पहली बात तो क्या होता है? 7 चालक और एक क्या होता है? एक पृथ्वी होता है। तो कहां है? सी आंसर कर दीजिए। सी आंसर इज द राइट आंसर। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और गजब तरीके से आपका 14 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को मतलब कि कहने का ये है, जो हमारी स्थैतिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण को एक मिनट, हाँ, निम्न एसी मशीन में काम लाया जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय में लाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप बोलोगे, कभी मत भूलना, जब भी आ जाए एग्जाम में, अगर डीआरडीओ आपके एग्जाम में अगर ये पूछ लिया जाए स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय में किसका प्रयोग करते हैं एसी के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप कह देना कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा ये रहा, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में खाली स्थान के उपयोग द्वारा स्विचिंग लॉजिक प्राप्त किया जाता है। तो वो सिर्फ हमारा कॉन्टैक्टर्स कह सकते हैं। कॉन्टैक्टर्स इज द राइट आंसर। ए आंसर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए, सामान्य जो जनरल होता है हमारा, सामान्य चालक के तापमान में अगर वृद्धि होने पर इसका जो प्रतिरोध होगा तो वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। अगर दोस्तों कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, अगर उसमें तापमान में, उसकी हीट में अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर ए आंसर हो जाएगा, 17 का भी ए आंसर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या। भाई ट्रांसफार्मर का जब आपके पढ़ाया गया होगा चैप्टर, तो हमेशा याद रखना, कई बार घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा, क्या ट्रांसफर एसी और डीसी पे कार्य करता है, बोलो आप लोग क्या करता है। तो हमारे जब हमने आईटीआई की थी तो सर ने पूछा, सभी लोगों ने हाथ उठा दिया, नहीं एसी और डीसी पे नहीं, ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ एसी पर ही कार्य करता है। और दूसरी बात, ये वोल्टेज आवृत्ति को बढ़ाना कर नहीं, ट्रांसफार्मर सिर्फ हमारा वोल्टेज को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ट्रांसफार्मर को आप अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्त, डीआरडीओ एग्जाम में मैं कह रहा हूं कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जब 3 फेज अल्टरनेटर प्रतिरोधी भार सप्लाई करता है तो आर्मेचर का रिएक्शन फ्लक्स होगा। अरे मेरे भाई, अरे मेरे दादा, इसका जो राइट आंसर होगा वो फील्ड एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे होता है। इसको आप दिमाग में बिठा लें। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा, यूपीपीसीएल में यह क्वेश्चन आया है, ये 2 बार, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक में धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र तथा उत्पन्न यांत्रिक बल की दिशा के खाली स्थान के द्वारा दी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा दी जाती है। सभी साथी इस बात को याद रख लेना। इज द राइट आंसर, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अर्थिंग खाली स्थान के लिए आवश्यक है। जो अर्थिंग होता है ना हमारा, वो किसके लिए, देखो हमेशा याद रखना, मनुष्य तथा मशीन की सुरक्षा के लिए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या नहीं, हमेशा याद रखना, आप लोग बोलेंगे मशीन की वाइंडिंग, अर्थिंग हमेशा मशीनें, अगर कोई भी हमारी मशीन हो इलेक्ट्रिक से, उसमें हम अर्थिंग का प्रयोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या जाएगा, 21 का राइट आंसर आप लोग बी लगाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, एक परिनालिका में उसकी क्या होती है, तो एक परिनालिका में हमेशा याद रखना लंबाई जो होती है चौड़ाई से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसका बी आंसर सही हो जाएगा 22 का। चलिए आगे देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है, डीसी वोल्टेज के ठीक माप के लिए किस प्रकार के यंत्र को पसंद किया जाता है। डीसी वोल्टेज के लिए, तो डीसी वोल्टेज के लिए हम एमसी टाइप का प्रयोग करते हैं। किसका, एमसी टाइप का प्रयोग करते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन, यदि 12 पोल वाला अल्टरनेट को 50 हर्ट्ज आउटपुट उत्पन्न करना है तो निम्न में से गति पर घूमना चाहिए। वो घूमेगा हमारा कितना, 500 आरपीएम या 250 आरपीएम। तो आप बोलेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 आरपीएम पे घूमना चाहिए, ठीक है। सी 24 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धारिता की इकाई है, जो हमारी धारिता है इसकी इकाई है क्या, फैरेड। और धारिता प्रतिघात की इकाई हमेशा क्या होती है, आप बोले ओम होती है। तो राइट ऑप्शन 25 का भी बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जब प्रकाश उत्पन्न करती है, जब वह होती है, हमेशा याद रखना प्रकाश तो जब भी होगी फॉरवर्ड या रिवर्स, तो आप बोलेंगे कि फॉरवर्ड वाइज में होगी। फॉरवर्ड वाइज मतलब ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है, तो डैम्पर वाइंडिंग का जो हमारा कार्य होता है, आप लोग बोलेंगे जो हीटिंग होती है हमारी, हीटिंग प्रभाव को तो कम करना और उसको क्या कर देते, जो मोटर होती है उसको चालू करना। तो इसलिए इसका सही आंसर हमारा डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
साथियों क्वेश्चन यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मशीन जो होती है इसमें इंटरपोल्स खाली स्थान में जुड़े होते हैं, तो हमेशा याद रखना कुछ भी हो डीसी मशीन का जो इंटरपोल होता है वो कह सकते सीरीज फील्ड के साथ सीरीज क्रम में ही जुड़ा होता है। इसको आप एक लॉजिकल है, ये बात आप दिमाग में बिठा के रखना। इसलिए इसका 28 का बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यह क्वेश्चन एग्जामिनर ने कैंसिल कर दिया था। आगे देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल का काम क्या होता है। यार सिलिका जेल का एक ही काम होता है, नमी को फिर रोकता है या उसको सोख लेता है। तो ट्रांसफार्मर में नमी को प्रवेश करने से रोकता है क्या, सिलिका जेल। सभी लोगों को मालूम होगा ये, यार इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो 30 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है। मेरे दोस्त आप बोलेंगे कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। कुछ था, कुछ नहीं था। बिल्कुल सही आंसर, ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है अर्धचालक सामग्री की चालकता कैसी होती है। तो आप बोलेंगे जो हमारे अर्धचालक होते हैं या जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं। आप बोलेंगे हमारा यानी कि इंसुलेटर तथा चालक के बीच में रहती है। ठीक है, यानी कि चालकता जो कैसी होती है, इंसुलेटर चालकता के बीच में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो इंसुलेटर पूछ लिया। अब इंसुलेटर तथा चालक कंडक्टर के बीच में रहती है, तो ऐसा सॉरी वो सब उसका ऊपर करेक्ट वाला आंसर था। हाँ, क्वेश्चन है 33 नंबर, ब्रेसेज की वेल्डिंग का अर्थ होता है। तो जो हमारी ब्रेसेज होती है इसकी जो वेल्डिंग का अर्थ जो होता है, आप बोलेंगे कि कंप्यूटर की वक्रता के साथ, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर वक्रता के आधार जो उसका बेस होता है ना, बेस पर ब्रश जो होता है, ब्रश सरफेस का निर्माण करना। इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बी आंसर। 33 का बी आंसर हो जाएगा। आगे हमारा, आहा क्या बात है, 3 फेज एसी परिपथ के स्टार कनेक्शन में क्या होता है। आप बोलेंगे फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के रूट में 3 गुने के बराबर होता है। 34 का बी आंसर। ए नहीं होगा भाई साहब, ए नहीं होगा, बी होगा यही वाला। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, उसमें क्या बोला है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के रूट के 3 गुने। इसमें क्या बोला है, फेज लाइन। ठीक है, 3 फेज है, उसमें लाइन वोल्टेज बोला है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है। ठीक है, ए और बी में, इसलिए बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं भाई साहब क्वेश्चन। 400 वोल्टेज की लाइन अक्रिय खंड पर इसे काम में लाती है और विद्युत रोधी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी साइकिल है। क्या है, साइकिल। कोई भी इसमें दोहराने वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, ए आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो खाली स्थान है। डायोड के उपयोग द्वारा जो फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग परिशोधन वाला प्राप्त करने के लिए हमें कितनी आवश्यकता होती है। अरे दादा, सबको पता होगा कितने डायोड का फुल ब्रिज रेक्टिफायर, कितने डायोड प्रयोग करते हैं। आप बोलेंगे सर हम 36 का प्रयोग करते हैं। किसका, वो सॉरी 36, 4 डायोड का प्रयोग करते हैं। कितने का, फुल वेव। लेकिन डीजीटी ने इसको कैंसिल कर दिया। अब पता नहीं क्यों कैंसिल, बहुत डीजीटी इसलिए था, अभी एग्जाम खत्म हुई आईटीआई वालों की, तो इस 36 का कैंसिल किया, पता नहीं क्यों किया। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना इसका। ठीक है, जो भी हो आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर जरूर शेयर करना। चलिए, मोटरों या इसमें मूल्यांकित की जाती है। जो हमारी मोटर होती हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मोटर, छोटी छोटी मोटर जब वो चलती है उनकी जो गति वगैरह होती है किस में नापते हैं, तो आप बोलेंगे एचपी। एचपी मतलब हॉर्स पावर में मापते हैं। इज द राइट आंसर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी की करंट जो रेटिंग होती है, अगर हम उसे बढ़ाना चाहें, वृद्धि करने में विधि कौन सी प्रयोग करेंगे। आप बोलेंगे सर श्रेणी क्रम में सेलों को वृद्धि लाए। नहीं मेरे दोस्त, समांतर क्रम में सेलों की संख्या में वृद्धि। इसलिए बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, 38 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बताइए क्या बात है, एक एसी में श्रेणी परिपथ वोल्टेज बी और धारा आई को कोण फाई से लीड करती है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा,
कोण का cos फाई हो जाएगा। कोण का cos फाई कहां पर है, आप बोलेंगे कि 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एक प्रेरणीय मोटर के रोटर में प्रतिरोधक की प्रविष्टि क्या होती है, तो आप बोलेंगे क्या कहने का मतलब ये है कि जो खींचने वाले बलागुर को बढ़ाती है? नहीं मेरे दोस्त, जो हमारी आरंभिक होती है ना, शुरुआत होती है, आरंभिक बलागुर को बढ़ाती है। इसलिए इसका सही आंसर बी आंसर 40 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, 4 ध्रुवों और 50 C/S आवृत्ति वाली एक तुल्यकालिक मोटर खाली मोटर पर इस दौड़ेगी तो ये 1500 RPM पे दौड़ेगी। कितने पे? 1500 RPM पे जोड़ेगी। ठीक है, सही आंसर हमारा यही हो जाएगा, 41 का बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, पारंपरिक प्रेरकत्व का सिद्धांत खाली स्थान में प्रेरकत्व होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है किस पे? आप बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर्स। किस पर? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पारस्परिक प्रेरकत्व का सिद्धांत ट्रांसफॉर्मर के प्रयुक्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। घूर्णीय परिवर्ती इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका? आप बोलेंगे घूर्णीय परिवर्ती इसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप बोलेंगे AC और DC या AC को, मतलब AC को DC या DC को AC। बात क्या बन रही है? एक ही तो बन रही है हमारी, इसलिए C इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग इनमें से किया जाता है, जो स्टार डेल्टा होता है, स्टार या स्टार डेल्टा, स्टार जो इस किस में हम प्रयोग करते हैं, तो स्टार डेल्टा या स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग सिर्फ हमेशा याद रखना DC शंट मोटर में करते हैं, AC में नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 44 का आप लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, स्टार डेल्टा पूछा है यार उसने। चलिए भाई साहब, 3 फेज प्रेरण मोटर में करते हैं। ठीक है, 3 फेज प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में किसका प्रयोग करते हैं? स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं। चलिए 44 हो गया। 45 नंबर देखते हैं। कह सकते हैं स्टेयर केस लाइटिंग, या कह सकते हैं जीने की वायरिंग में खाली स्थान के लिए, तो ये बात याद रखना, इन केस ऑफ स्टेयर केस लाइटिंग, तो इसमें क्या होता है 45 में, वो जो हमारा सिंगल पोल होता है ना, सिंगल पोल 2 वे स्विच का उपयोग किया जाता है। किसमें? जीने की वायरिंग में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन इज द राइट आंसर बी 45 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। चल कुंडली वोल्ट मीटर इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो चल कुंडली वोल्ट मीटर किसके लिए प्रयोग किया था? आप बोलेंगे क्या? DC आपूर्ति। चल कुंडली ऐसे नाम आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ DC से रिलेट करना, AC से आप लोग मत करना। चल कुंडली वोल्ट मीटर DC। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख सकते हो। DC मशीनों के मामले में यांत्रिक हानियां मुख्यतः खाली स्थान का फलन होती हैं, तो किसका फलन होती है? आप बोलेंगे क्या? चाल का होता है। किसका? चाल का इज द राइट आंसर स्पीड। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, A+B = Y, ये किसका बुलियन सूत्र है? आप बोलेंगे सर ये जो बुलियन सूत्र है और गेट का है। किसका? और गेट इज द राइट आंसर। तो 48 का डी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन को प्रीवियस को कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और इन क्वेश्चनों से आपको एक ये लेवल पता लगेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, पेपर किस लेवल का आता है। और हाँ भाई साहब, इन पेड़ के चक्कर में मत रहना। सब यूट्यूब वाले आ गए, भैया मेरा कोर्स ले लो, भैया मेरा कोर्स ले लो। कोर्स के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपके पास ITI थ्योरी की बुक है, एक बुक है, एक और मंगा लो, कोई सी मंगा लो, कोई राइटर की। अगर आपके साथ हरियाणा धनपत राय है या इलेक्ट्रीशियन के एस के जहाँ की बुक बढ़िया है, इनको आप परचेस करो और इनको ही पढ़ो। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, कोर्स के चक्कर में मत पढ़ो। मैथ रीजनिंग की धुआं कर देंगे यूट्यूब पे, टेंशन मत लो। थ्योरी का यार आप लोग थोड़ा बहुत करते रहना, MCQ हम करवाते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो A+
बी ये सूत्र जो था और गेट का था। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, घरेलू संस्थापन में पंखे और लैंप इसमें संयोजित किए जाते हैं। तो घरेलू संस्थापन में जो पंखे होते हैं, जो हमारे लैंप होते हैं, उनको हम किस में संयोजित करेंगे? आप बोलेंगे सर समांतर क्रम में करेंगे, क्योंकि हमें हमारे सर ने ITI में पहले ही बता दिया था। क्यों था? बेसिक क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? बेसिक को आप एक बार जरूर पढ़ना अच्छे से। चलो क्वेश्चन है, कौन से शक्ति संयंत्र को सबसे कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है? तो आप लोग बोलेंगे सर वो होती है नाभिकीय। इज द राइट आंसर बी। ठीक है, 50 का बी आंसर सही हो जाएगा। 50 का बी। आगे देख लेते हैं। चलिए, तुल्यकालिक मोटर किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो आप बोलेंगे जो हमारी तुल्यकालिक सिंक्रोनस जो मोटर होती है वो हम किस में प्रयोग करते हैं? आप बोलेंगे शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। 51 का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? आप बोलेंगे उपयुक्त तो सभी नहीं मेरे दोस्त, नहीं होगा। बिजली का सबसे अच्छा चालक कॉपर होता है। कॉपर इज द यानी कि तांबा। ठीक है, चलिए आजकल तांबा तो बहुत कम लोग पंखे वगैरह में भरते हैं और ट्रांसफार्मर में। ठीक है, चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित EMF जो होता है ना, विद्युत भाग बल की किसके द्वारा दर्शाई जाती? तो अब वो बीच की उंगली के द्वारा दर्शाई जाती है। राइट आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, समान बलाघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का PF 3 फेजी मोटर की तुलना में होगा। समान, कम, ज्यादा या निश्चित नहीं? तो आप लोग बोलेंगे सर वो कम होता है। कम होता है मतलब बी आंसर इज द लेस। लेस कर दो, लेस। चलिए तहस नहस। चलिए आगे क्वेश्चन देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग खाली स्तर के मापन के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज हमेशा याद रखना सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के मापन के लिए किया जाता है। किसके? प्रतिरोध के लिए किया जाता है। ये बात दिमाग में अपने भेजे में बुद्धि में बिठा लेना। सही आंसर सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो एक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा उत्पन्न कौन करती है? आप बोलेंगे 56 का सही आंसर हो जाएगा। क्या? 56 का डी, यानी कि तापीय प्रभाव भी करता है, केमिकल कह सकते हैं, रासायनिक प्रभाव भी करता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट एंड चुंबकीय प्रभाव, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही था। चलिए, शक्ति मापने की 2 वाट मीटर विधि में 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य देखी जाएगी। यदि भार का PF है तो वो होता है 0.5। कितना होता है? 57 का, या फिर 0.5। तो बिल्कुल सही 0.5 लेंगे होगा। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन ये रहा, तो 58 नंबर क्वेश्चन है, 3 फेज यानी कि हम कह सकते हैं जो 3 फेज हमारी जो 3 फेज सिस्टम या मोटर होती है, 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट खाली स्थान के लिए अर्थ किया जाता है। तो जो हमारा 3 फेज होते हैं, अर्थ न्यूट्रल फेज होता है ना, जो 3 फेज, तो उसमें मतलब न्यूट्रल पॉइंट खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो किसके लिए? न्यूट्रल पॉइंट किसके लिए किया जाता है? तो हमेशा याद रखना, आप लोग बोलेंगे क्या? जो फॉल्ट होने पर विद्युत उपकरणों को ओवर करंट से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते, मतलब अर्थिंग कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका? सही आंसर सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का नियमन खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर का नियमन हमेशा याद रखना कि लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। राइट आंसर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। डीसी मशीन की आर्मेचर कोर खाली स्थान की बनी होती है। तो डीसी मशीन की आर्मेचर कोर हमेशा याद रखना 60 अंश यानी कि लेमिनेशन की बनी होती है। हमेशा याद रखना फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
आगे क्वेश्चन ये रहा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के मीटर का खाली स्थान का उपयोग किया था। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो टाइप के जो मीटर होते हैं ना, वो सिर्फ हमारा हमेशा याद रखना केवल डीसी राशियों के मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। किस पर? आप लोग बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के टाइप के जो मीटर होते हैं वो सिर्फ डीसी पर का मतलब मापने के लिए, राशियों को मापने के लिए करते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, जो हमारा टंगस्टन होता है ना, जो टंगस्टन तंतु लैंप में भरे होते हैं, जो हमारा बल्ब है, बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है उसके अंदर कौन कौन सी गैस भरी होती है? तो आप लोग बोलेंगे सर नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या आर्गन। तो 62 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सर नाइट्रोजन आर्गन इज द राइट आंसर, सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन और लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन वैसा है, न्यूमेरिकल का है और यहाँ पे हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखो 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के दो प्रतिरोध और समांतर क्रम में किया था 1/10 प्लस 1/10। तो इस संयोजन में अन्य 10 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में किया था। जब भी श्रेणी क्वेश्चन आए सीधा सटाक से लगा देना है 15 ओम, 15 ओम लगा देना है। ये लॉजिक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने जब एग्जाम शायद किसी की एग्जाम दी थी तो एक ऐसे करके क्वेश्चन आया था, मैंने लगाया तो वो मेरा सही निकला था, ठीक है। तो आप भी बस यही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, नहीं तो आप एलसीएम करोगे फिर उसको घटाओगे जोड़ोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए 15 ओम हो जाएगा 63 का। चलिए 64 नंबर देख लेते हैं। पोर्सिलेन विद्युत रोधियों की चमकदार बनाया जाता है। जो पोर्सिलेन होता है उसको अगर चमकदार हम बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे सर गैसों और जलवाष्प के अवशोषण को रोकने के लिए, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी। आगे देख लेते हैं। एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर निकलता है। तो एक ओवर एक्साइटेड जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग करंट निकालता है। कौन सा मोटर निकालता है? तो आप बोलेंगे लीडिंग करंट निकालता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, यदि ट्रांसफार्मर ऑयल रेडिएटर ट्यूब्स के माध्यम से वायु प्रवाहित करने वाले पंखे के उपयोग द्वारा ठंडा किया जाता है तो नेम होती है नेम प्लेट में हो सकता है, तो उसमें ओ क्या हो सकता है? 1 मिनट में क्वेश्चन देख लो। 66 नंबर क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है? ONAF कहाँ है? देखते हैं कहाँ है। सी आंसर में है। चलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा, बारिश के मौसम में जंग से बचाने के लिए औजारों पर क्या लगाते हैं? भैया सबको मालूम होगा ये क्वेश्चन। हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं जिससे कि क्या उस पे जंग नहीं लगे। सभी लोग समझते होंगे बात को, भावनाओं को। चलिए भाई साहब आगे क्वेश्चन है, मेगर इसे मापने के लिए प्रयोग करता है। तो मेगर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं मापने के लिए? आप लोग बोलेंगे सर विद्युत रोधी प्रतिरोध का मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर बी आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मोटर के रोटर में खाली स्थान होती है। तो 3 फेज स्लिप रिंग मोटर के रोटरों में हमेशा याद रखना ट्रेनी, जो रेगुलर होता है ना, रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग स्टार में जुड़ी होती है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा डी वाला। फोर्थ वाला सही होगा, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला। थोड़ा सा फर्क है थर्ड और फोर्थ में, लेकिन फोर्थ वाला हमारा सही है, यानी 4 नंबर वाला डी आंसर। आई क्वेश्चन ये रहा, 5S खाली स्थान में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम। तो 5S में प्रयुक्त होने वाला सिस्टम तो वो है हाउस कीपिंग संबंधित कार्यों में। 5S क्या हो जाएगा? हाउस कीपिंग में, ठीक है, घरों के। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस डीसी मोटर में स्व लोडिंग क्षमता अधिकतम है? तो किस में होती है? आप लोग बोलेंगे ये होती है अंतर घोतक विधि से संयुक्त मोटर में, ठीक है, अंतर घोतक विधि मीटर में, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, ठीक है, सी।
चलिए आगे देखिए, जब सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप को पहले चालू किया जाता है तो उसका रंग जो होता है दिखने लगता है। 72 नंबर का आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 लिखेंगे और इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा 72 का आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मुझे मालूम है लेकिन मैं आपको 50-50 दे रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड, पीला और लाल में से कोई एक है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी धारा RMF का मान 10 एम्पियर है तो पूर्ण तरंग दृष्टिधारा का मान कितना होता है, तो 14.14 एम्पियर होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। 14.14 एम्पियर। आगे देख लेते हैं, ओम का नियम मध्य संबंध दर्शाता है, तो ओम का जो नियम होता है किस पद पर दर्शाता है, तो आप बोलेंगे दिया गया वोल्टेज, भार का प्रतिरोध तथा धारा के मध्य दर्शाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यह वोल्टेज और धारा पर, ठीक है, वोल्टेज और धारा पर प्रतिरोध धारा दर्शाता है। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 74 का सी। चलिए आगे देख लेते हैं, वृत्त के रूप में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा घिरे हुए धारा प्रवाही चालक का आविष्कार किन के द्वारा हुआ है, तो 75 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑस्टेट के द्वारा हुआ है। किसके, ऑस्टेट, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला हमें कमेंट करके बताओगे। और दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन मुझे नहीं मिले, मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने जिससे क्वेश्चन शेयर किए हो सकता है उसने कोई गलती कर दी हो, लेकिन मैं आगे डिस्कस कर लूँगा। आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आप इलेक्ट्रीशियन यूथ बुक का सॉल्यूशन चाहते हो जिसमें हमारी जितनी भारत में एग्जाम हुई हैं ITI यानी इलेक्ट्रीशियन संबंधित, चाहे वो लोको पायलट हो, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो भेल गेल UPPCL हो, सारे क्वेश्चन उसमें रहते हैं। अगर आप उस बुक का सॉल्यूशन चाहते हो और डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों की क्लास से बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे, तो उसमें प्यार सपोर्ट आप लोग जरूर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जब हम आप लोग इतनी मेहनत से वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग जो भी सजेशन हो अच्छा खराब कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।